Good morning, students. Today we will continue from the effect of war. अभी तक का लेक्चर में इस जगह पे हम लोग देखें कि ये बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक क्या था। वीमर रिपब्लिक एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, तो वो जो नया पॉलिटिकल सिस्टम बना था जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डेट वॉज कॉल्ड द वीमर रिपब्लिक। क्योंकि वीमर जगह पे ही ये मीटिंग हुआ था। वीमर जो एक जगह का नाम है, वहां पे ये मीटिंग हुआ था और फिर वहां से ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसे हम लोग वीमर रिपब्लिक बोले। लेकिन जो सिटीजन्स थे जर्मनी के, वो वीमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे, है ना। उनका मानना था कि ये जो हार्श ट्रीटी हुआ, वर्साइलिस, और ये सारा जो आपका क्या वो वार इंडिमिटीज लिया गया जर्मनी से, मतलब युद्ध करने के बाद जो क्षति हुआ था वो जो लिया गया था, हेवी मनी और रिसोर्सेस, वो सब मानते थे कि वीमर रिपब्लिक का वीकनेस है और वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल है ना। ठीक है, तो ये सारा हम लोग पिछले लेक्चर में ये सब कवर किए थे। अब आगे कंप्लीट करेंगे हम लोग द इफेक्ट ऑफ वॉर, मतलब कि ये जो वॉर हुआ है ना, ये जो वॉर हुआ उसके बाद क्या इफेक्ट था। ठीक है, तो देखना, यहाँ ध्यान से पढ़ना। ठीक है, द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कंटिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिनेंशियली, मतलब पूरा यूरोप कंटिनेंट पे। ठीक है, ये जो वॉर हुआ तो ये आपका साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पे, और फिनेंशियली, आर्थिक रूप पे, है ना, बड़ा बुरा प्रभाव डाला। ठीक है, बहुत बुरा प्रभाव डाला। फ्रॉम अ कंटिनेंट टू क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इनटू वन डेब्टर्स। जो एक समय पे कर्ज देता था, ठीक है, यूरोप पूरा फेमस था पहले कर्ज देने के लिए, अब वो उधार में डूब गया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सीन ऑफ ओल्ड एम्पायर। और जो अभी नया नया वीमर रिपब्लिक बना है, नया नया वीमर रिपब्लिक बना है, ठीक है, अब क्या हुआ कि अब उन्हें वो कर्ज चुकाना था। ठीक है, और वो कर्ज चुकाना था तो वो किनका कर्ज था, वो जो आपका ओल्ड एम्पायर जो पहले विश्व युद्ध किया, ठीक है, उसमें जो इन्वॉल्व था वो लोग का कर्ज अब ये न्यूली इन्फेंट वीमर रिपब्लिक को चुकाना। ठीक है, The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. और जो वीमर रिपब्लिक था, ठीक है, वीमर रिपब्लिक वो तो इसी तरह पहले से बर्डन में दबा हुआ है वार गिल्ट का। वार गिल्ट में वो सारा कंपनसेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पे इम्पोज किया गया था, पिछले लेक्चर में बताए थे ना, आयरन रिसोर्स, मिनरल्स हुआ, फिर टेरिटरीज हुआ, ये सब लिया गया था जर्मनी से। ठीक है, तो वो सब वीमर रिपब्लिक को चुकाना ही था। दोज हु सपोर्टेड वीमर रिपब्लिक, दोज हु सपोर्टेड वीमर रिपब्लिक, देखो वीमर रिपब्लिक को मेनली कौन कौन सपोर्ट कर रहा था। दोज हु सपोर्टेड वीमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स। कैथोलिक एक बार में बहुत पहले पढ़ाया था तुम लोगों को हिस्ट्री में ही कि जो चर्च होता है ना, उसका एक सेक्शन होता है, एक सब पार्ट होता है जो कैथोलिक चर्च होता है, एक, है ना। तो वो कैथोलिक लोग, सोशलिस्ट लोग और डेमोक्रेट्स लोग, ये लोग वीमर रिपब्लिक को मेनली सपोर्ट किया। बिकम इजी टारगेट टू अटैक, इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। देखो अब क्या हुआ कि वीमर रिपब्लिक को मेनली कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, है ना। ये सब तो नया आइडियोलॉजी था, सोशलिज्म भी तो नया आइडियोलॉजी था। पिछले चैप्टर्स में तो ही देखे कैसे सोशलिज्म इमर्ज किया। तो दोज हु फॉलो सोशलिज्म दे आर सोशलिस्ट, कैथोलिक चर्च, ठीक है, डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेसी भी नया ही कंसेप्ट था। ठीक है, तो दोज हु फॉलो आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी दे आर डेमोक्रेट्स, एज लाइक वी, हम लोग जैसे डेमोक्रेट्स हैं, है ना। बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक, मतलब मजाक उड़ने लगा इनका। ठीक है, लोग हंसी का पात्र बना दिए कंजर्वेटिव लोग जो थे। कंजर्वेटिव लोग मतलब रूढ़िवाद, है ना, जो रूढ़िवाद थे वो लोग। ठीक है, दे वर मॉकिंग कोल्ड नवंबर क्रिमिनल्स, वो लोग मतलब इनका
मजाक बना दिए नवंबर क्रिमिनल्स बोल के, ठीक है। नवंबर क्रिमिनल्स बोलते थे इनको। तो नवंबर क्रिमिनल्स किनको बोलते थे? सपोर्टर ऑफ वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक का सपोर्टर कौन थे? सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, है ना। दे वेर नाउ बीइंग कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। This mindset had a major impact on the political development of early 1930s, as we will soon see. ठीक है। और ये सब जो मतलब एक शर्मनाक हंसी पात्र ये जो समाज में बन गया था वीमर रिपब्लिक का, ठीक है, और सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो तुम्हारे ये थे नेशनलिस्ट सर्कल का कंजर्वेटिव लोग जो थे वो लोग ऐसा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो उसे इंफीरियर दिखाने का कोशिश कर रहे थे, तभी ना ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो ये जो फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ 1930s में, वहां पे ये एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग बैक स्टोरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे जब पढ़ेंगे ना 1930s के टाइम में, तो उस समय ये वाला कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था ना, बहुत डीप इम्प्रेशन छोड़ा था सिटीजन्स के माइंड पे, ठीक है। सिटीजन्स का माइंड पे मतलब कि जब बड़े दायरा पे बात करोगे तो सोसाइटी हो गया, तो सोसाइटी पे और पॉलिटी पे बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ा था। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियंस। सोल्जर्स सर्वोपरि थे, मतलब सैनिक का सम्मान बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। पॉलिटिशियंस and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. जो पॉलिटिशियंस लोग थे, ठीक है, ये लोग क्या किए, ये लोग अपना एजेंडा चला रहे थे, ठीक है, एजेंडा चला रहे थे। तो उनका एजेंडा क्या चल रहा था कि आपको एग्रेसिव होना है, एग्रेसिव रहिए, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन बनिए। मतलब कि जो भी वहाँ मैन है, ठीक है, मर्द है, उन्हें एग्रेसिव रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना और मैस्कुलिन रहना है, ठीक है। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया क्या कर रही थी? मीडिया ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाइड कर रही थी। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच मतलब कि आर्मी वाले को देखते हो ना, एक गड्ढा बना लेता है, ठीक है, एक गड्ढा बनाता है और फिर उसमें घुस के वॉर करता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ट्रेंच लाइफ, ठीक है, उसे ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच मतलब होता है एक लंबा सा गड्ढा या सुरंग बनाना, ठीक है। The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses, ठीक है। ये तो ग्लोरीफाई किया जा रहा था ट्रेंच लाइफ को उनका, कि ये इतने स्वाभिमानी हैं, देश के लिए जान दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो एक एप्रिसिएशन होता है आर्मी मैन का, वो सारा चीज ग्लोरीफाइड किया जा रहा था। बट द ट्रूथ वॉज समथिंग डिफरेंट। लेकिन हकीकत जो सोल्जर का जिंदगी का था वर्ल्ड वॉर 1 के समय ट्रेंच में, वो कुछ अलग था, ठीक है, कुछ अलग था। सोल्जर्स जो थे ट्रेंच में बस किसी तरह सरवाइव करते थे। बेसिकली उनका पास बंदूक रहता था ज्यादा, खाना कम, ठीक है। बगल में उनका बहुत सारा लाश पड़ा हुआ, डेथ बॉडी पड़ा हुआ, उन्हीं का कलीग का पड़ा हुआ, उन्हीं का दोस्त का है, जो कल तक साथ में जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, आज वो मरा हुआ है और बगल में उसका लाश गिरा हुआ, और उस डेथ बॉडी को चूहा खा रहा, ठीक है, आदमखोर चूहा खा रहा। यहाँ पर लिखा ना रेट्स फीडिंग, आदमखोर चूहा खा रहा। तो थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि मेंटली कितना डिप्रेस होगा इंसान, ठीक है। तुम्हारे बगल में अगर जस्ट इमेजिन करो, तुम्हारा कोई कलीग, अगर तुम आर्मी में हो, बगल में तुम्हारा कलीग का डेड बॉडी है और उसे कोई चूहा फीड कर रहा है, कितना गंदा इंप्रेशन दिमाग पे आएगा। इस तरह का सिचुएशन था उस समय सोल्जर्स का ट्रेंच में। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड इनमी सेलिंग्स एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस्ड रैपिडली। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्फेयर। अब क्या हुआ कि ये जो थे आपका क्या ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, कंजर्वेटिव लोग, ठीक है, ये लोग तो अपना प्रोपेगेंडा पूरा चला रहे थे, ह्यूमिलेट कर ही रहे थे वीमर रिपब्लिक को। तो इन लोग का प्रोपेगेंडा क्या हुआ कि सोसाइटी में काफी आगे बढ़ गया, ठीक है, सोसाइटी में आगे बढ़ गया। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर, ठीक है,
एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा कि देश के लिए आपको एग्रेसिव रहना है, और फिर आर्मीज का बहुत रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, वो वाला प्रोपेगेंडा इन लोगों का आगे बढ़ गया। While popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being, और पॉपुलर सपोर्ट मिला कंजर्वेटिव को, ठीक है, और कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप पावर में आया, ठीक है। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप। और जो डेमोक्रेसी था वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो काफी यंग, मतलब नया था ना, अभी तो कुछ साल पहले डेमोक्रेसी आया ही, ठीक है, पढ़े ही हो पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सब में, ठीक है, किस तरह से डेमोक्रेटिक व्यू आया, ठीक है। तो उस समय के टाइमलाइन के हिसाब से देखोगे तो इस समय तो यंग है, ठीक है, और जहां पर कंजर्वेटिव रूल कर रहा हो ना, ठीक है, पब्लिक का माइंडसेट पे बैठा हुआ हो ना, वहां पे डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत दिक्कत होता है, समझे। तो खैर फिर हम डेमोक्रेसी का फिलोसफी पे आ जा रहे हैं, उधर नहीं जाना, हम लोगों को वर्ल्ड वार के पास ही रहना, ठीक है। तो डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप, और डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सका, और फिर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप पावर में आया। ये था टॉपिक, जो था ये था इफेक्ट ऑफ वॉर, वॉर से सोसाइटी में क्या क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, वो देखे हम लोग। अब देखते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। रेडिकलिज्म जो वर्ड है, ठीक है, ये जो रेडिकलिज्म वर्ड है ये कहाँ से आया? रेडिकल, तो रेडिकल पढ़ाए थे, याद करो, ठीक है। सोशलिज्म में पढ़ाए थे रेडिकल, याद है, याद करो, ऐसे हिंट्स कर देते हैं। रेडिकल चेंज चाहता था, है ना, बदलाव चाहता था। तो यहाँ पे क्या, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, मतलब पॉलिटिकली कुछ चेंजेस का बात होगा, है ना, इन अ क्विक वे। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, और इकोनॉमिक क्राइसिस आगे देखते हैं। द बर्थ ऑफ द ह्यूमन रिपब्लिक कोइंसिडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ सेपरेटिस्ट लीग, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या देखें कि जो बर्थ ऑफ ह्यूमन रिपब्लिक है, ठीक है, वो कोइंसाइड किस किस चीज के साथ कर रहा? रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ सेपरेटिस्ट लीग, ठीक है, ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रसिया, ऑन अ पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रसिया। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन पढ़ाए होंगे, याद होगा कि जो ग्रुप बना था सोशलिज्म के टाइम, ठीक है, वर्कर लोग, सारे लोग का ग्रुप बना था, इस तरह का कंसेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रसिया, तो इस तरह का एक रिवॉल्यूशनरी आपका एक रिवोल्ट, मतलब सोसाइटी में क्या था ना कि एक तरफ जहां पर ह्यूमन रिपब्लिक का जन्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक ग्रुप भी बन रहा था, दोज हु वर नॉट हैप्पी विथ ह्यूमन रिपब्लिक, जो ह्यूमन रिपब्लिक के साथ हैप्पी नहीं थे, ठीक है। वो किस पैटर्न पे बन रहा था? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रसिया, है ना। और उस लीग का नाम क्या था? सेपरेटिस्ट लीग, ठीक है। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड, वर्कर्स और सेलर्स का एक सोवियत यूनियन बना, है ना, एस्टेब्लिश्ड। इन मैनी सिटीज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विथ डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन में कैसा बन रहा? वो सोवियत स्टाइल में चाह रहे हैं गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस सिस्टम को। Those opposed to this, such as the Socialists, Democrats and Catholic, met in Weimar to give shape to the Democratic Republic. और इसे अपोज कौन कर रहे थे? ऑफ कोर्स वीमर रिपब्लिक वाले लोग करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट और कैथोलिक कंपोजिशन था, ठीक है। और सोवियत स्टाइल गवर्नेंस में क्या था? सिंगल हैंडेड था स्टार्टिंग में, ठीक है। द ह्यूमन रिपब्लिक
crushed the uprising with the help of war veterans organization called Free Corps. ठीक है, अब क्या हुआ? वीमर रिपब्लिक crushed the uprising with the help of a war veterans organization. वीमर रिपब्लिक क्या किया कि इस अपराइजिंग को क्रश किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, है ना, किसके सहायता से? हेल्प ऑफ वार वेटरन्स, जो पुराना वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, पुराना युद्ध ऑर्गेनाइजेशन था, डेट इज कॉल्ड फ्री कॉर्प्स, जिसे फ्री कॉर्प्स कहते हैं, ठीक है. द एंग्विस्ड स्पैरेटिसिस्ट लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. और ये फिर फाइनली क्या की? कम्युनिस्ट पार्टी बनाए. देखो, जहां पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल में अगर सब चीज रहेगा, ठीक है, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहने का सब चीज बात होगा, तो वो किस मार्ग पर चल रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का मार्ग पे चल रहा है, ठीक है. ये कम्युनिस्ट पार्टी भारत में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं, बहुत छोटा सा पार्टी है ये भारत के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है. और ये पॉलिटिकली पावर में कुछ ही स्टेट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है, फिर साउथ इंडिया का शायद एक आध स्टेट हो, देखना पड़ेगा अभी सीन किस स्टेट में किसका पार्टी है. पार्टी ही नहीं, एलाइड पार्टी भी तो बनता है, कॉलिशन गवर्नमेंट भी तो बनता है ना, तो उसमें भी बैक सपोर्ट में किसका किया वो देखना होगा. मतलब बहुत छोटे लेवल पे कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है. मॉडर्न एरा में कम्युनिस्ट सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है. बड़े लेवल पे कितना कंट्री कम्युनिस्ट है देखो ना, चाइना कम्युनिस्ट है, ठीक है. इस तरह गिनोगे तो कुछ कंट्रीज निकलेंगी कम्युनिस्ट, और डेमोक्रेसी देखोगे तो डेमोक्रेट्स ज्यादा निकलेंगे. तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि आपको किस आइडियोलॉजी, आपको कौन सा आइडियोलॉजी बढ़िया लग रहा, ठीक है. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़िया लग रहा है, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी बढ़िया लग रहा है, या कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बढ़िया लग रहा है, ठीक है. ये आइडियोलॉजी पे कौन सा आइडियोलॉजी आपको ठीक लग रहा है. तो खैर फिर हम पॉलिटिकल साइंस की ओर मूव कर रहे हैं. एक्चुअली क्या ये सब समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, समझे ना, इसलिए उधर कभी कभी डिलीट कर जाते हैं. तो चलो अब आगे देखते हैं. तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म कर गया जर्मनी में. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंस फोर्थ बिकम इररिकॉन्सिलेबल इनमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, ठीक है. अब ये क्या हुआ कि कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट जो हैं, ये अब आगे क्या हुआ? इररिकॉन्सिलेबल इनमीज बन गए, ठीक है. इररिकॉन्सिलेबल इनमीज बने एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज, और एक कॉज नहीं था अगेंस्ट हिटलर का अगेंस्ट में. बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन. रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट दोनों जो थे वो रेडिकल सॉल्यूशन चाह रहे थे. रेडिकल सॉल्यूशन मतलब क्या? तुरंत सारा बदलाव चाहिए, ठीक है, उस टाइप का. आगे देखते हैं. पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. ये पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हुआ, देखे ही कंजर्वेटिव अपना कम्युनिस्ट ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जो पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, ठीक है. कहाँ पहले रिपब्लिक था, रिपब्लिक से कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गया, ठीक है. तो इस तरह से जो चेंजेस हुआ उसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, है ना. कब का इकोनॉमिक क्राइसिस? 1923 का, है ना, ठीक है, 1923 का. तो अब इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ. जर्मनी हैड फाउट द वॉर्स लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशन इन गोल्ड. अब क्या कि जर्मनी हैड फाउट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स, लोन कर्ज पे था, ठीक है, वो लोन पे वॉर लड़ा. अब भाई आप लोन लिए हैं तो लोन चुकाना भी तो होगा, ठीक है, लोन चुकाना है. तो had to pay war reparation in gold. This depleted gold reserve at the time. Resources were scarce. और आपको गोल्ड इन टर्म ऑफ गोल्ड, सोने से चुकाना था, है ना, गोल्ड से चुकाना था. और जब आपका गोल्ड कंट्री से बाहर जाएगा ना, कंट्री है और कंट्री का रिजर्व से गोल्ड बाहर जाएगा,
तब आपका देश में महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, एक रिजर्व होता है फॉरेक्स रिजर्व, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है थोड़ा सा, फिर भी फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन बता दें, हर एक कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व होता है। ठीक है, उससे जितना गोल्ड बाहर जाएगा मतलब इंडिया से बाहर, उस फॉरेक्स रिजर्व से बाहर दूसरे देश में जाएगा, अपना देश में महंगाई उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो महंगाई का सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, महंगाई का बहुत सारा फैक्टर होता है, जिसमें कि एक ये भी फैक्टर है। ठीक है, तो द डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्स वेर स्कार। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहुर टू क्लेम देयर कोल। जर्मनी पे नहीं कर पाया, रिफ्यूज कर गया। ठीक है, तो फ्रेंच क्या किए, उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूहर, ठीक है, उसे ऑक्यूपाई कर लिए। तो ठीक है भाई, तुम कर्ज मत दो, तो अपना इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर बहुत सारा कोल वगैरह है वो वाला दो, ऑक्यूपाई कर लिए। ठीक है, जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब क्या था कि जर्मनी में क्या बोलते हैं, शॉर्टेज बहुत था पैसा का। ठीक है, तो जर्मनी में क्या किया ना, ये लोग बहुत पैसा छाप दिया, बहुत पैसा। तो बहुत पैसा छाप दोगे ना तो महंगाई और बढ़ जाएगा चरम सीमा पे। ठीक है, तो महंगाई और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो वहां हुआ, और ये सब कुछ टेक्निकल पॉइंट है कि ज्यादा पैसा छापने से महंगाई कैसे बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व वाला इफेक्ट कैसे पड़ेगा। तो ये सब अगर तुम लोग को इन डेप्थ समझ में नहीं आ रहा होगा तो काइंडली नोटबुक पे ये सब नोट करना, और स्कूल रीओपन होगा तो मेरे से पूछना। ठीक है, अगर उतना लंबा पेशेंस नहीं होगा तो ये नोट करना और मुझसे क्वायरी में पूछ लेना, तो सेपरेट एक लेक्चर बना के जिसे प्रॉब्लम होगा उसे मैं सेंड कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। With too much printed money in circulation, the value of German mark fell. Sorry, German market नहीं, जर्मन मार्क वहां का पैसा है ना, जर्मन मार्क फेल, तो रुपी जो हुआ डिवैल्यूड हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस जगह से। ठीक है, क्योंकि ये आगे और समझना होगा, बहुत लेक्चर इस पे अभी और कंटिन्यू देना होगा समझाने के लिए। तो ये और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसे और बेहतर तरीका से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।